Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, in the earlier lecture we have discussed the Newton's third law of motion and some numerical problems based on the Newton's third law of motion. Today our topic is law of conservation of momentum. This principle is the outcome of the Newton's second law and the Newton's third law of motion. According to this law, it states that in absence of an external force, the total momentum of the system remains conserved or constant, or we can say it does not change with time. तो इसके कहने का मतलब है कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम अगर हम लेंगे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस आइसोलेटेड सिस्टम में एक्सर्ट नहीं करेंगे तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, चाहे टाइम पीरियड पास क्यों ना हो तो वो चेंज नहीं होता है। या मैं दूसरे तरीके से ऐसे कह सकता हूं, जो इस सिस्टम का, क्लोज्ड सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। Whether it is zero, it will remain zero. If it is minus, it will remain minus. If it is positive, it will remain positive after some time. तो क्लियरली अगर थोड़ा बहुत मैं इसको क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा तो जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। से फॉर एग्जांपल मैं एक सिस्टम लेता हूं, इस सिस्टम में मुझे एक तो गन है और बुलेट है। एक क्लोज्ड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इस सिस्टम में एक तो एक गन है और एक बुलेट है। ये क्लोज्ड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्सर्ट नहीं हो रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है पूरी तरीके से एब्सेंट है। जो कुछ भी मोमेंटम है वो इस इंटरनल सिस्टम में प्रेजेंट मोमेंटम है। मैं इस वक्त आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है। अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस सिस्टम में हमें एक गन और बुलेट है। इस सिस्टम का मान लीजिए आप इसका ये गन और बुलेट दोनों रेस्ट पोजीशन पे हैं। मान लीजिए इसका जो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो है। तो इस लॉ के मुताबिक अगर इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो इसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहना चाहिए। तो लेकिन आपको मैं एक चीज, ये कंडीशन आपको जरूर याद रखनी है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं होना चाहिए, ये आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। अब मान लीजिए एक शूटर ने इस गन से शूट किया तो इस गन से बुलेट आगे निकल गई, तो अब इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो आप यहां पे बोल सकते हो कि इसका मोमेंटम जो बुलेट का है वो अलग होगा और गन का जो है मोमेंटम अलग होगा। दैट मीन्स देयर विल बी सम मोमेंटम इन द सिस्टम। तो नजर से ये लगता है कि ये सिस्टम जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो नहीं करेगा, बट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो इस सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम वो जीरो रहना चाहिए। लेट अस डिस्कस दैट। देखते हैं वो जीरो रहेगा या नहीं रहेगा। देखो, जैसे ही इस गन ने बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट किया तो बुलेट जो है आगे चली गई, तो इन रिवर्स और इन रिएक्शन जो बुलेट है वो रिटर्न में एक फोर्स एक्सर्ट करेगी गन पे। लेकिन अब यहाँ पे आप सबके जहन में ये क्वेश्चन अराइज होगा, अगर बुलेट इतनी तेजी से आगे चली जाती है तो रिएक्शन में अगर बुलेट उतना ही फोर्स एक्सर्ट वापस गन पे करती है तो ये गन उस फोर्स से क्यों नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में चलता है। द रीजन इज दैट द गन इज हैविंग मच मोर मास एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बुलेट। बुलेट का मास जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से उसमें मोशन ज्यादा होती है, और इन रिटर्न गन में मास ज्यादा होता है और मोशन कम होगी। तो इस तरीके से फोर्स जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। यहाँ पे जो है न्यूटन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जैसे ही बुलेट आगे चली जाएगी फोर्स से तो इन रिएक्शन में वो रिवर्स डायरेक्शन में इस गन पे उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो मान लीजिए हमारा फाइनल मोमेंटम हमें बन गया, दैट इज P1 प्लस P2। द P1 इज द मोमेंटम ऑफ गन से एंड P2 इज द मोमेंटम ऑफ द बुलेट, और P1 इज द मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड P2 इज द मोमेंटम ऑफ गन। हम लोगों को पता है दैट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज डेल P बाय डेल
t is equal to del p1 by del t plus del p2 by del t। मान लीजिए ये मोमेंटम होगा, एक कोलिजन जो हो गया, इट विल टेक प्लेस इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, से टाइम t, दैट मीन्स देयर इज चेंज इन मोमेंटम, दैट इज del p by del t। तो मोमेंटम p सिस्टम में ये दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों में मोमेंटम चेंज हो जाएगी, दैट इज del p1 by t एंड del p2 by del t। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of momentum del p by del t is equal to net force, that is del p by del t। तो यहाँ पे that is force exerted by the gun on the billet, let me take it F1, and in its reverse direction the bullet is exerting the same amount of force on the gun, that but it's in opposite direction, the sign will be minus F2। we know that according to third law of Newton's third law of motion, every action there is equal and opposite reaction, एक तो equal होती है और opposite reaction होते हैं, that means F1 will be equal to F2 but these two forces will be in opposite direction। तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, तो ये एक दूसरे के फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, that means del p by del t is equal to 0। तो फाइनल में हमें रिजल्टेंट जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो 0 निकला। उसका मतलब है कि ये सिस्टम जो है ये लॉ को फॉलो करता है। जैसे ही कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं किया इस सिस्टम पे, तो इनिशियल मोमेंटम जो था इस सिस्टम का 0 था, तो हमने न्यूमेरिकली चेक किया, मैथमेटिकली चेक किया कि फाइनल मोमेंटम भी जो है वो 0 निकला। तो इस तरीके से मैं इसको डेराइवेशन थोड़ी बहुत दूंगा। इसके अलावा इस सिस्टम में एक बात याद रखना, इस सिस्टम में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इस सिस्टम में जो इनिशियल मोमेंटम था वो 0 था और फाइनल मोमेंटम जो है वो भी 0 निकला। ये चीजें हमेशा 0 नहीं होगी, किसी सिस्टम में, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम भी वही पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव हो सकता है इनिशियल मोमेंटम, वो फाइनल में भी वही नेगेटिव मोमेंटम होगा। दैट मीन्स इन शॉर्ट टर्म्स मैं कह सकता हूं कि सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। या दूसरे तरीके से मैं टर्मिनोलॉजी में इसको ऐसे बता सकता हूं, according to law of conservation of momentum can neither be created nor destroyed in an isolated system। तो दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकता हूं। दूसरी एग्जांपल दूंगा मैं, जहां पे मैं क्लियरली आपको ये बताऊंगा कि या ये दिखा सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम जो है, टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल, से दीज आर टू बॉल्स, बॉल ए एंड बॉल बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉलें हैं, बॉल ए एंड बॉल बी, विथ मास m1 and m2 and having initial velocity u1 and u2। तो हमारे पास यहाँ पे दो बॉलें हैं ए एंड बी विथ मास m1 m2 विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 and u2। तो इसका अलग सा मोमेंटम है, इसका अलग सा मोमेंटम है। से फॉर एग्जांपल द इनिशियल momentum of ball A is equal to u1 m1 u1 मान लीजिए, and initial momentum of ball B is equal to m2 v2। तो इंडिविजुअली बॉल ए का मोमेंटम m1 v1 है और इनिशियल मोमेंटम जो है बॉल बी का है m2 v1। तो मान लीजिए अब ये दो बॉलों का मोमेंटम है, अभी कोई कोलिजन नहीं हुआ है, तो इस सिस्टम का, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, इन दो बॉलों का एक सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन, देयर शुड बी नो एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस सिस्टम। तो उस वक्त ये कंडीशन जो ये लॉ जो है वो फॉलो होता है। एक बार अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं रहेगा, तो वहां पे कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा। तो मान लीजिए मैं इस पर एग्जांपल दे रहा हूं, बॉल ए और बॉल बी का क्लोज्ड सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट इस पे नहीं करते हैं। तो मान लीजिए ये बॉल ए और बॉल बी बिफोर कोलिजन, इनका मोमेंटम देखता हूं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो वो बनेगा
m1u1 प्लस m2v2। तो ये है इनका इनिशियल मोमेंटम। मान लीजिए अब ये बॉल जो है, दो बॉल है, अब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गई। अब मान लीजिए बॉल ए ने बॉल बी को टक्कर मारी। बॉल ए का मैस m1 है और बॉल 2 का मैस m2 है। और अब जब टक्कर मारी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। से द वेलोसिटी ऑफ बॉल 1 इज v1 एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल 2 इज v2। ये आफ्टर कोलिजन की बात है। अब कोलाइड हो गई, बॉलें दो एक दूसरे के साथ कोलाइड हो गई। तो अब क्या बनेगा, मुझे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वो बनेगा m2u2 प्लस m2v2 प्लस m1v1 प्लस m2v2। तो ये बनेगा मुझे यहां पे फाइनल मोमेंटम। अब अगर इस सिस्टम की बात करूंगा मैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दिस m1u1 plus m2u2 should be equal to m1v1 plus m2v2. That means total initial momentum before collision should be equal to the total momentum of the system after collision. तो ये सेम होना चाहिए। यहां पे देख लीजिए आप, मैं मानता हूं फॉर एग्जाम्पल एक बॉल F, force exerted by ball A on ball B is equal to mass into acceleration A1, which is equal to, that is m1 A1, which is equal to m1। मुझे पता है कि acceleration is a rate of change of velocity, change in velocity, that is from v1 minus u1 divided by t, that's m1 v1 divided by t. Similarly, the force exerted by ball B on A is equal to m2a2, that is equal to m2v2 minus u2 divided by t। तो इस तरीके से मुझे ये रिलेशनशिप इस तरीके से बनेगी। तो लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, these forces are in opposite direction, equal and opposite direction. So that means FAB is equal to FBA, but in opposite direction. Therefore, one of the forces is negative. The sign, I can place negative sign on one side of the forces because वो opposite direction में है। तो therefore M1 V1 minus U1 divided by T is equal to minus times M2 V2 minus U2 डिवाइड बाई टी। यहां पे टी और टी कैंसिल हो जाएगा, यह बनेगा यहां पे m1 v1 माइनस m1 u1 विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स m2 v2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यह बनेगा m2 u2। एक साइड में लाऊंगा इसको, प्लस माइनस को खत्म करूंगा, तो यह बनेगा m1 u1 प्लस m2 u2 which is equal to m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहां पे मैंने इक्वेशन जो निकाली, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो इस रिलेशनशिप से मुझे यह पता चला कि इस क्लोज्ड या आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इन बिफोर this collision the momentum was m1 v1 plus m2 v2। टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का था वो m1 u1 plus m2 v2 था, लेकिन आफ्टर collision जो है वो था m1 v1 plus m2 v2। लेकिन इस रिलेशनशिप से वो क्लियरली इक्वेशन साइन से पता चला कि ये बराबर है, दैट मींस ये कांस्टेंट है। ये जो कुछ भी मोमेंटम बिफोर collision इस सिस्टम का था, आफ्टर collision भी वही रहा। तो यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दिया। ये मोमेंटम जो है खाली एक कंडीशन है, इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये वरना इस आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा ये लॉ फॉलो करेगा। तो इसके बाद है अब एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी में है वही दिखाऊंगा मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल
रिकॉइलिंग पे एक न्यूमेरिकल है। मान लीजिए एक गन है, इस एक एग्जांपल दे रहा हूं न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम पे। तो मान लीजिए एक गन है, द मास इज हैविंग 5 kg, द मास ऑफ अ गन इज 5 kg, mass of bullet is equal to 0.2 kg, the speed of bullet is equal to 200 meter per second. Find the recoiling speed of gun. तो रिकॉइलिंग स्पीड गन की हमें बतानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं ये u है। हम लोगों को पता है कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। फॉर एग्जाम्पल गन स्टेबिलिटी पे था, तो इनिशियल मोमेंटम Pi इज इक्वल टू, सॉल्यूशन में बताऊंगा, P1 इज इक्वल टू P2। इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 है। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, अभी मैंने बताया एक रिलेशनशिप, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। तो विच इज इक्वल टू, देखो यहां पे बुलेट जो है वो फ्रंट पोर्शन यहां आगे डायरेक्शन में चली जाती है, गन जो है वो रिकॉइलिंग पीछे चला जाता है। तो उस वक्त मैं बुलेट की जो लेता हूं डायरेक्शन वो पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूं, और गन की जो नेगेटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। तो गन की मैं नेगेटिव डायरेक्शन लेता हूं और बुलेट की पॉजिटिव डायरेक्शन लेता हूं। दैट मीन्स mass of the bullet is 0.2 kg multiplied by v1, the speed of bullet that is 200 meter per second, प्लस, लेकिन यहाँ पे मैं ये माइनस लूंगा ब्लू का, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, m2 that is 5 kg multiplied by u, तो रिकॉइलिंग स्पीड जो निकालनी है which is equal to 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम का वो 0 है। दैट मीन्स 0 is equal to 0.2 multiplied by 200 is 40 minus 5 into u is 5u, or we can say that 5u is equal to 40, or which implies u is equal to 40 divided by 5, which implies u is equal to 8 meter per second. This is the recoiling speed of the gun. तो ऐसी ही न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं इस पे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू रिलेट द मोमेंटम्स। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकोगे। इंशाल्लाह आई होप you will try to solve the different numerical problems on this topic. Till then, stay home, stay safe.